हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को कैसा लगेगा कि जब आप एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को पढ़ के गए तो जिन टॉपिक्स पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान दिया वही टॉपिक्स से सबसे क्वेश्चन कम आए। डेफिनेटली कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है एनवायरमेंटल एजेंसीज को, स्पेशली लंदन की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसपे उन्होंने पाया है कि जहां पे हमने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव करने में, वही हमें ज्यादा डिग्रेडेशन को देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द अदर एरिया जहां हमने कुछ भी एफर्ट्स ही नहीं डाले थे। डेफिनेटली जस्ट एक रिवर्स असर देखने को मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके। बहुत बड़ी बड़ी जो एजेंसी है वो ये दावा कर रही थी कि हमने अपने जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफी हद तक कंट्रोल में कर लिया है, हमने उसको इंप्रूव किया है। बट डेफिनेटली लंदन के जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटा हैं वो खासा डराने वाले हैं। उससे देखने के ऐसा लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ हमें जो पॉजिटिव जाना चाह रही था वहां पे हम नेगेटिव चले गए हैं, और जहां हमने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले वहां कंपैरेटिवली फिर भी हमारा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे डिक्लाइनेशन इन द बायोडाइवर्सिटी इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, एंड प्लस में इससे रिलेटेड जो हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेज है इससे क्या होंगे, डेफिनेटली इसको हम देखने वाले हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर चहल एकेडमी लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है वो 99,999 से सिर्फ 49,999 कर दी है, और हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस थी 24,999 से जस्ट 19,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक्स को क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो हमारा जो प्लान, सबसे पहला यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ वो 1972 में हुआ, और उसके बाद में धीरे धीरे करके 1992 के अंदर में लेकर आए रियो अर्थ समिट, और रियो अर्थ समिट के बाद 1993 और 94 के बीच में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लाया गया। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के आने के बाद हर कंट्री ये क्लेम कर रही थी कि हमने अपने कंट्री के अंदर में इसको रेटिफाई कर दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लेम कर दिए हैं और उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, और अब धीरे धीरे हमारी बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव करेगी। बट रिसेंट डेटा कुछ और ही बता रहे हैं। जहां पे हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए, जहां पे हमने नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की, वहां पे यानी प्रोटेक्टेड एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रेट से डिक्लाइन कर रही है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज in which we have not yet done any type of protection, और कोई भी प्रोटेक्शन जो नहीं की गई वहां पे हमें फिर भी प्रॉपरली वहां पे कुछ बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई दे रही है। Why protected areas are seeing faster biodiversity decline? According to the research, according to this London research, the National History Museum जो कि लंदन में बेस्ड है, इसने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है और पता लगाया है, जो हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। डेफिनेटली इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। अगर हम बात करें रिसेंटली जो स्टडी की गई है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने लंदन ने रिवील किया है कि बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन की प्रोटेक्टेड एरियाज देन आउटसाइड ऑफ देम, यानी प्रोटेक्टेड एरियाज में सबसे कम बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है, यानी बायोडाइवर्सिटी कम है, और दूसरे एरियाज में कंपैरेटिवली उसके फिर भी हमें खासा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। Current जो conservation plans indicating that simply designation more areas as protected won't guarantee better biodiversity outcome. Definitely सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व एरिया डिक्लेयर करने भर से इतना बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया जा सकता है। हमें उसमें प्रॉपर एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, की पॉइंट्स उसके अंदर में निकालने पड़ेंगे, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, रीजंस को प्रॉपरली रिसर्च से पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या मेन रीजंस हैं इसकी। कई बार प्रॉपर रिसर्च ना करने पर भी हम एक गलत डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली स्टडीज जो बताती हैं कि जो हमारी स्टडी है स्पेशली जो अभी लंदन में ये हुई है, इसमें बायोडाइवर्सिटी इंटेक्टनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो बायोडाइवर्सिटी इंटेक्टनेस इंडेक्स होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो बताता है कि हमारे पिछले साल या जो हमारी जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं
उससे आज हमारी कितनी बायोडाइवर्सिटी है, जो इंडिकेट कर रहा है जो रिमेनिंग नेचर बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। यानी उदाहरण के तौर पे अगर पिछले साल 90 हुआ करती थी और अभी 89 है, तो आपको 1 का जो डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, तो वो इंडेक्स में पर्टिकुलर आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा। इट इज फाउंड दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स decreased by 1.88% from the 2000 to 2020। यानी इस 20 साल के टाइम पीरियड में 2000 के और 2020 के टाइम पीरियड के बीच में 1.88% का टोटल बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, जो कि ये हमारा इंडेक्स बता रहा है। रिसर्चर्स ऑल्सो लुक एट क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एरियाज लाइक वेटलैंड्स ऑफ विच 22 आर प्रोटेक्टेड। यानी जो हमारे टोटल अर्थ पे जितने भी वेटलैंड्स हैं, वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं, उदाहरण के तौर पे इंडिया में आज के टाइम पे 2.51 वेटलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इन 2.51 वेटलैंड्स के अंदर में 155 वेटलैंड्स जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और 155 में से 84 वेटलैंड्स जो है वो हमने रामसर के अंदर में भी डाले हुए हैं। और उन्हीं 84 के अंदर में से 2 वेटलैंड्स, एक तो कोलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और लोकटक जो हमारी जो लेक है मणिपुर के अंदर में, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आते हैं। ऐसे टोटल वेटलैंड जो कि हमारे इंडिया में 2.51 लाख हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं और पूरे वर्ल्ड में अगर हम देख रहे हैं तो 22% जो है वेटलैंड एरिया में आते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर देखने को आज हमें नहीं मिला है। दे डिस्कवर्ड दैट बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन बाय एन एवरेज ऑफ 1.9% जो पॉइंट्स हैं इन अनप्रोटेक्टेड एरियाज, बाय 2.1 इन द प्रोटेक्टेड एरियाज। यानी जो हमारा ऑन एन एवरेज है 1.8 का जो हमें 1.8 का जो डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, उसमें प्रोटेक्टेड एरिया में जो डिक्लाइन हुआ है वो 2.1% हुआ है, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस अनप्रोटेक्टेड एरिया, जहां पे अनप्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में 1.9% का डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली एक रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए हमें ये गाड़ी दिखाई दे रही है। रीजन क्या है हमारे बायोडाइवर्सिटी डिक्लिनेशन के, डिक्लाइन होने के? डेफिनेटली कई बार जब हम नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के सारे जो स्पीशीज हैं, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, सभी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन कई बार उसके अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसके अंदर में काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया। जब उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर मेन फोकस चला जाता है। तो जनरली नेशनल पार्क्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो कन्वर्ट करना है और उसके साथ उसको कंसीडर करना है, डेफिनेटली वहां पे कई बार एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारा जो मेन फोकस है वो पर्टिकुलर स्पीशीज पे चला जाता है, बाकी स्पीशीज पे हमारा फोकस जो है वो कम हो जाता है। काजीरंगा में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। हमारा जो वन हॉर्न राइनोसिरस है और कुछ पर्टिकुलर जो एलिफेंट्स है, सिर्फ हमारा ध्यान उसके ऊपर है, बाकी एनिमल्स के ऊपर, बाकी जो लाइफ है प्लांट्स के ऊपर जो हमारा जो फोकस है वो कम हो जाता है। डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। ऑलरेडी जो डिग्रेडेड एरियाज होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके ऊपर ना फोकस करते हुए सिर्फ उसको एक कंजर्वेशन एरिया ऑफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट डिक्लेयर करने से काम नहीं चलेगा। डिक्लाइन क्यों हुआ उसकी पर्टिकुलर डाइवर्सिटी, डेफिनेटली उस पर फोकस करने की जरूरत है। नीड फॉर लोकल एनालिसिस, जो मेन रीजंस हैं वहां पे जो लोकल हो सकता है कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, पॉन्ड में यूट्रोफिकेशन होने की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने की वजह से, एसिड रेन होने की वजह से, पर्टिकुलर रीजन पे टोपोग्राफी की बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन करने के, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन करने के। तो हमें रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या रीजन है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको हमें डिक्लेयर करना चाहिए कंजर्वेशन रिजर्व्स। रीजन फर्दर अगर हम देखें तो थ्रेट फ्रॉम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी अगर हम बात करें इंडिया की तो उड़ीसा के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत सारे रिजर्व इस तरीके से हैं जिसको हम इस वजह से नहीं निकाल रहे क्योंकि वहां की वाइल्ड लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। लेकिन रिसेंटली जो अंडमान निकोबार में जो हम 72,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, वहां पे हम नेशनल जो पार्क्स हैं और जो हमारी जो दूसरी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स वहां पे बनाए जा रहे हैं, होटल्स वहां पे बनाए जा रहे हैं। डेफिनेटली ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बट किस
कॉस्ट पे हमें करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट की कॉस्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एनवायरमेंट को डिग्रेड करना डेफिनेटली अच्छी बात और सही बात यहां पे नहीं है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग जो होती है हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में, वो एक बहुत ही बड़ा रीजन है आज के टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो और जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स की कम होती जा रही है। 65% अगर हम जो कॉनकोटी डॉली नेशनल पार्क्स है हमारे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वो इज ऑक्यूपाइड बाय सच कंसेशंस, यानी इस तरह की जो चीजें हैं 65% तक उसका जो एरिया है वो डिक्लाइन कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ माइनिंग अफ्रीका के अंदर में हमें देखने को मिल रही है। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या पड़ रहा है उसके ऊपर एग्जैक्ट हमें रीजन पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज में भी क्योंकि बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, डिजीज का फैलना हो सकता है, फंगल इंफेक्शन का बढ़ना या कम, बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इन्वेजिव स्पीशीज वहां चली गई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, माइग्रेशन हो गई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, तो रीजन स्पेसिफिक हमें जाना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान दे सके। बात करें और क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी कम होने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज है वो पूरा डिस्टर्ब हो सकती है। कहने के अगर हम बात करें तो जनरली आपने सुना होगा कि अगर हमारे अर्थ पे से बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज और जितनी भी जो फ्ली या फिर फ्लाइज होती हैं, ये सब अगर खत्म हो जाए तो ह्यूमन सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा, प्लांट और एनिमल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने आज तक कितने प्लांट्स ग्रो किए हैं अपनी पूरी लाइफ में, अगर हम टोटल भी लगा लें तो शायद पूरे अर्थ का 1% भी हमने ग्रो नहीं किया। 99% से ज्यादा जो प्लांट और ट्रीज ग्रो किए हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं किए हैं। अब डेफिनेटली पॉलिनेटिंग एजेंट्स ही अगर खत्म हो जाएंगे तो नो न्यू प्लांट विल ग्रो, कोई नया प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, क्योंकि हमारे एफर्ट पूरे डालने के बाद भी हम 1% भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिनेशन पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर पे बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा, इस तरह के पॉल्यूशन के ऊपर और क्लाइमेट जो रेगुलेशन है उसके ऊपर में बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें बढ़ते हुए दिखेगा इसके अंदर में। डेफिनेटली हमारे जो लाइवलीहुड है, स्पेशली अगर हम बात करें फिशिंग, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई एरिया प्रोटेक्टेड है और वो पॉल्यूटेड अगर हो गया तो टूरिज्म भी वहां पे वो सपोर्ट नहीं करेगा। एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटीज वहां पे कम हो जाएंगी और जो फिशरी, एक्वाकल्चर और इस तरह की जो एक्टिविटीज है, पैडी क्रॉप्स है, ये सारी चीजें हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं अगर हमने इसके ऊपर खासा ध्यान नहीं दिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व अगर हमने नहीं की तो। इनइफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स रेजेस क्वेश्चन about the effectiveness of the current conservation strategies, यानी बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री भी हमारे ऊपर या हम दूसरी कंट्री के ऊपर भी ब्लेम लगा सकते हैं कि वो शायद अच्छे प्रोग्राम्स लेके नहीं आए, प्रॉपर फंड शायद उन्होंने रेज नहीं किया, टेक्नोलॉजिकली कोई कॉन्स्ट्रेंट है जिसकी वजह से वो उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो है हमारा एक तरीके से डिफेमेशन भी हो सकता है और हमारे ऊपर एक क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि क्यों ये कंट्री जो है इतने एफर्ट डालने के बाद डेवलपमेंट ये कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप कर रही है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पे क्यों इतना ज्यादा वीक है। Policy implications definitely need for holistic strategy that prioritize entire ecosystem over individual species, यानी एक दो स्पीशीज को छोड़ के, यानी हमें पूरी स्पीशीज के ऊपर में फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही दो स्पीशीज के ऊपर हम फोकस जाएं और उसी के ऊपर में हम टूरिज्म चलाएं। डेफिनेटली जो टूरिज्म है वो सिर्फ एक या दो स्पीशीज से नहीं चलने वाला। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और जो हमारी जो हेल्थ है वो एक दो स्पीशीज पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में सारे जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना है उसके ऊपर में फोकस करना चाहिए। रिसेंटली कुछ पर्टिकुलर जो हमारे नेशनल पार्क्स थे उसमें कुछ इन्वेजिव स्पीशीज आ गई थी, उस इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से कुछ पॉइजन एमिट करती थी वो प्लांट्स, जिसको जो एनिमल्स खाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरह की जो इन्वेजिव स्पीशीज है उनको हमें वहां से निकाल देना चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है हेल्दी रहे और इससे हम इससे बच सकें। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स इस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पोटेंशियल लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज लिंक टू द बायोडाइवर्सिटी। आप देखते हैं कि जहां पे बायोडाइवर्सिटी, पहाड़ है, जहां पे हमारी लाइफ है, वहां पे हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें सैक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से हम बहुत बार देखते हैं कि हमारी जो चिपको मूवमेंट है इस तरीके से हुआ था। रिसेंटली अभी एक चिपको मूवमेंट हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में।
तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं, क्योंकि हमारा जो लगाव है, हमारी जो कल्चरल जो हमारी जो सिग्नल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं इन नेचर से ही लिंक्ड है। रिसेंटली अगर हम बात करें बिश्नोई कम्युनिटी की, तो वहां पे भी उनका जो कम्युनिटी का मानना है कि वो एक तरीके से नेचर जो है, बिश्नोई का मतलब है जो 29 जो नेचुरल चीजें हैं, एलिमेंट्स है, उनसे वो एक तरीके से पूजा करते हैं उनकी। बिश्नोई मतलब 29। तो यहाँ पे वो जो कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारा अगर ये बायोडायवर्सिटी अफेक्ट होगा तो वो कल्चरल और सोशल इंप्लीकेशंस भी इसके अंदर में आते हुए दिखेंगे। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें क्या क्या चीज एफर्ट्स हम इसमें डाल सकते हैं, होलिस्टिक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, सभी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पे फोकस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं हमारे, उनको और ज्यादा पावर देनी चाहिए। देखा यह जाता है कि जो हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो कई बार इतना सिंसियरली काम नहीं करती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो खुद इन्वॉल्व होती है हमारी बायोडायवर्सिटी को कम करने में, वहां पे पॉल्यूशन करने में, वहां पे डिग्रेडेशन करने में, तो हमें उस पे ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिटी को एंगेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पे जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, 2006 के फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है, और जो ये जो इस तरह के एक्ट्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। कई बार जो गवर्नमेंट्स हैं अपनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से, वोट बैंक की वजह से उनको कई बार आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि वो जो ट्राइब्स हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड और ये सारी चीजें नहीं चाहिए, उनको एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, और जिसके चलते वहां पे उनको एक ट्राइबल के अंदर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पीवीटीजी ग्रुप के अंदर में डाल दिया जाता है, किसी और पर्टिकुलर जो एबोरिजिनल ट्राइब्स में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस और बढ़ जाता है। जिसकी वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो भी बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट ऑर्डर है कि इस तरह की किसी भी ट्राइब को छेड़ा ना जाए अपने वोट बैंक के चलते, जो जैसे रहता है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। अगर वो खुद नहीं चाहता है तो डेफिनेटली हमें ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट नहीं डालने चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, प्लस में जो हमारी जैसे भुवन ऐप है जो कि इसरो चलाता है और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर चलाते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें उसके ऊपर में कुछ पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट्स है और लगाने पड़ेंगे, और हमें टेक्नोलॉजिकली उसमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। बात करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं यूज करना चाहिए जो हमारे वहां की डायवर्सिटी को कम करे। क्लाइमेट एडेप्टेशन के मेजर्स हमें उठाने चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना चाहिए, वहां पे प्रोटेक्टिंग कॉरिडोर्स बनाने चाहिए ताकि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है वो एक तरीके से इंप्रूव हो सके। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो तभी हो पाएगी जब हम सब मिलकर अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर में काम करेंगे। तो फोस्टर ग्लोबल पार्टनरशिप टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। डेफिनेटली जो हमारे एरिया जो बहुत फास्ट रेट से डिग्रेड हो रहे हैं उनको हम एक तरीके से इंडिकेट करा सकते हैं, लोकेट करा सकते हैं, और उसके बाद में कंजर्वेशन प्लान्स ला सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सब मिलके एक साथ इस जो हमारा नोबल कॉज है उसमें काम करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि क्या इसके इंपॉर्टेंस है, बायोडायवर्सिटी से हमें क्या क्या मिलता है, क्या है हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज, और तो हम कितना एफर्ट डाल पाएंगे? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। अगर हमें इसके बारे में पता रहता है, एजुकेशन अगर मिलती है, हम स्कूल के सिलेबस में इनको ऐड किया जाता है, कॉलेज के सिलेबस में इसको ऐड किया जाता है, तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं उनके माइंड में भी एक चीजें आती हैं कि हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए, पॉल्यूशन को कम से कम एमिट करना चाहिए, और इस तरह के एफर्ट्स वो भी बच्चे भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से इसका रिलेटेड जो हमारे एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, एनालाइज द implication of declining biodiversity within protected areas. What strategies should be adopted to enhance the effectiveness of the conservation efforts while ensuring sustainable development? Discuss the role of community engagement and international cooperation in these strategies. आपको बताना है कि जो हमारी जो implications क्या आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, और बायोडायवर्सिटी कम होने की वजह से भी क्या implications आ सकती हैं, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
और क्या रोल है हमारी कम्युनिटी का और इंटरनेशनल कॉपरेशन का इन दीज स्ट्रेटजीज, और हमारे जो प्रोटेक्शन के जो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, जो मैकेनिज्म है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो ये स्ट्रेटजीज हैं और जो हमारे कॉपरेशन है वो कितना हेल्पफुल है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।